हेलो एवरीवन, हम दिग्दर्शिका मॉडल पेपर 1 को ही अब आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आमाशयिक स्राव के बारे में बताया, गैस्ट्रिक जूस के इसका कार्य बता रखे हैं और इसकी कंपोजिशन बताए गए हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस इज अ मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच कॉमनली पोर देयर सिक्रेशन इनटू द स्टमक। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में बता रही है। ये मिक्सचर होता है बहुत सारे सिक्रेशंस का, डिफरेंट जो कि निकलते हैं डिफरेंट ग्लैंड से। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो स्टमक में आके पोर करते हैं सिक्रेशंस को। तो इसमें वॉल्यूम बता रखा है 1200 से लेके 1500 ml पर डे गैस्ट्रिक सिक्रेशन हमारी बॉडी में होता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस जो बताए हुए हैं, गैस्ट्रिक जूसेस की अब यहाँ पे कंटेंट की बात करते हैं। वाटर 99.5% होता है, सॉलिड 0.5% होता है, और गैस्ट्रिक जूस जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में डिवाइडेबल बता रखा है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो है इसमें आते हैं एंजाइम और अदर्स। इनऑर्गेनिक में भी बताए गए हैं, पहले हम ऑर्गेनिक देखते हैं। एंजाइम में है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जेलेटिनेज और यूरेज। ठीक है, और गैस्ट्रिक एमाइलेज भी है इसमें एक। अदर में है म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि मेन रोल प्ले करता है स्टमक में। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ठीक है, फिर इसके कुछ फंक्शन बता रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बता रखे हैं गैस्ट्रिक जूसेस के। तो ये सबसे पहले क्या करता है, डाइजेशन करता है अच्छे से। ठीक है, तो किसके हेल्प से ये डाइजेशन करता है, गैस्ट्रिक जूस एक्ट मेनली ऑन प्रोटीन। ठीक है, जो भी गैस्ट्रिक जूस बता रखे हैं वो मेनली प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन है यहाँ पे पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। ठीक है, जो पेप्सिनोजन है ये पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में और पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म में है। ये कौन कन्वर्ट करता है, HCl कन्वर्ट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटीओज, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, जो भी पेप्सिन जो होता है ना, ये जो भी हम प्रोटीन लेते हैं तो ये प्रोटीन को तोड़ के प्रोटीओज और पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। फिर आता है गैस्ट्रिक लाइपेज, इट एक्ट एज अ बफर फैट। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये बफर फैट की तरह काम करता है। हाइड्रोलाइट्स इट्स अ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और ये हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, जो भी फैटी एसिड ग्लाइसरॉल है उसको हाइड्रोलाइज करता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज के बारे में बता रहा है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। ठीक है, गैस्ट्रिक एमाइलेज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में जो भी स्टार्च वाला पोर्शन होता है उसमें डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर आता है जिलेटिनेज, इट कन्वर्ट जिलेटिन एंड कोलेजन ऑफ मीट इनटू पेप्टाइड। ठीक है, जो भी जेलेटिन होता है और जो भी कोलेजन होता है मीट में उसको पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। फिर आता है यूरेज, इट कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया। ठीक है, यूरेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये यूरिया इनटू अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक हमने इसका रिएक्शन इसमें लिखा बताया हुआ है कि ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, और इसका pH होता है गैस्ट्रिक जूस का 0.9 to 1.2। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी बता रखी है 1.002 to 1.004। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। सबसे पहले है पेप्टिक और चीफ सेल, ये पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं। म्यूकस सेल तुम्हारे म्यूसिन सीक्रेट करते हैं। ऑक्सीनेटिक और पैराइटल सेल HCl और इंटेंसिव फैक्टर ऑफ कासल को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, फिर आता है रेनिन। रेनिन जो होता है ये इट कर्डल्स द मिल्क। ठीक है, ये दूध को फाड़ने वाला काम करता है। फिर होमोपोइटिक फंक्शन भी बता रखा है गैस्ट्रिक जूसेस का। ठीक है, इंटेंसिक फैक्टर ऑफ द कास्ट सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, होमोपोइटिक फंक्शन में ये बता रहे हैं कि जो कास्टल इंटेंसिक फैक्टर है गैस्ट्रिक जूसेस में ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को। ठीक है, फ्रॉम GIT इनटू द ब्लड, GIT से ब्लड में। विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट मैच्योरेशन फैक्टर ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC का जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे विटामिन B12 ही RBC को मैच्योर करती है। फिर आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये प्रोटेक्ट कैसे करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी। डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम द HCl। ठीक है, तो ये जो भी हमारी बॉडी में या जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में HCl है मेन, जो कि बहुत ही एसिडिक होता है, तो म्यूकस जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्टमक के अंदर, ताकि जो भी इरिटेटिंग चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई, ठीक है, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसके साथ कभी थोड़े बहुत कांटे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से मैकेनिकल इंजरी करता है, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को म्यूकस रिलीजिंग सेल जो है म्यूसिन
वो प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर आता है फंक्शन ऑफ HCl। HCl के फंक्शन बता रखे हैं। ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, किल्स बैक्टीरिया एंटरिंग विद द फूड, जो भी फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आता है उसको किल करता है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम को HCl ही प्रोवाइड करता है। नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, ताकि वो अपना एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो कर सके। फिर आती है कोष्ठ की परिभाषा, बे तथा उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं, ठीक है। आयुर्वेद ग्रंथ में कोष्ठ को पाचन नलिका, ठीक है, जो कोष्ठ है यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे पर्यायवाची चीज़ का माना है। क्रियाशाली तथा चिकित्सा की दृष्टि से कोष्ठ शब्द का एक अन्य अभिप्राय पुरुष त्याग संबंधी आदत या स्वभाव से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने कोष्ठ को कंपेयर कर रखा है बाउल हैबिट से, एलिमेंट्री कैनाल से, जबकि रचना पर ये क्रियाशाली की दृष्टि से इन्होंने बता रखा है, और रचनासारी की दृष्टि से बोल रहे हैं कि मध्यकाय के अवकाश युक्त स्थान को, ठीक है, मतलब जो हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट है तो वहाँ पे जो खाली स्थान है उसको कोष्ठ मानते हैं। मल त्याग के आधार पर वातावरी दोष के अनुसार कोष्ठ 3 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। मल त्याग के अनुसार ये बोल रहे हैं कि कोष्ठ जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल त्याग के अनुसार वो है मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मल त्याग के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं। फिर आगे श्लोक यहाँ पे दे रखा है, कोष्ठा पुनरुच्यते महाश्रोतम शरीर मध्यम महानिम्न आम पक्वाशय चेती पर्याय शब्द तंत्रे, ठीक है। चरक सूत्र 11 वहाँ पे बता रखा है ना, कोष्ठ के बारे में बता रखा है, तो कोष्ठ के पर्याय बता रखे हैं, महाश्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, ठीक है, आम पक्वाशय, ये सारे के सारे इसके पर्याय बता रखे हैं। फिर आगे कोष्ठ के भेद बता रखे हैं, मृदु, क्रूर और मध्यम, 3 प्रकार के कोष्ठ बता रखे हैं, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे बता रहे हैं, अब इन्होंने मृदु, क्रूर और मध्यम को भी डिवाइड कर रखा है। बहुपित्तो मृदु, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पित्त प्रधान होगा तो वो मृदु बता रखा है, जिससे दुग्ध से भी विरेचन हो जाता है। सा दुग्धे नापि विरेच्यते, मतलब इसका मतलब यही है कि दुग्ध से भी विरेचन हो जाता है। फिर आता है बहुधा वात श्लेष्मा क्रूरो सा दुर्विरेच्या, जिसमें बहुत ज़्यादा वात है, बहुत ज़्यादा कफ है, वो कोष्ठ कैसा है, क्रूर कोष्ठ है, ये बहुत ही दुर्विरेच्य होता है, ठीक है। इसमें अगर त्रिफला भी दे, हम पंचसकार भी दें या त्रिवृत चूर्ण भी दें, तब भी जो पेशेंट होता है ना उसको विरेचन इतने अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं समदोषा मध्यम साधारण मिति, मध्यम कोष्ठ बता रखा है समदोष, मतलब जो दोष हैं वो सम अवस्था में है। फिर अब यहाँ पे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी बता रखा है, कोष्ठो क्रूरो मृदु मध्यो मध्य ही शाते ही समेरपी, ठीक है। कोष्ठ क्या है तुम्हारे, क्रूर है, मृदु और मध्य, 3 टाइप के अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब मृदु कोष्ठ को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया है। मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी में पित्त दोष की प्रधानता होती है, ये जैसा भी हमने श्लोक में पढ़ा था, इस श्लोक में तत्र मृदु क्रूरो मध्यम, ये तत्र बहुपित्तो मृदु, ठीक है। तो अब इसी को ये अब इसी का ये हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो मृदु कोष्ठ की व्यक्ति गृहिणी जो होती है उसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है, कफ और वायु की बहुत ही अल्पता होती है, मतलब कफ और वायु होते हैं जो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें गुड़ से, ईख के रस से, दही का पानी से, दूध, खिचड़ी, घृत, त्रिफला, मुनक्का, गर्म जल या नूतन मदिरा, इनका भी पान कराएंगे तो सुखपूर्वक विरेचन हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ जो होते हैं ना वातज प्रकृति वाले होते हैं मेनली। क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति की गृहिणी में वात दोष तो प्रधान होगा, ठीक है। तो उनको ये बोलना कि गुड़, दुग्ध आदि द्रव्यों को लेने से भी क्रूर कोष्ठ में विरेचन नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुश्रुत जो आचार्य सुश्रुत हैं ये बता रहे हैं वात और कफ की प्रधानता होती है क्रूर कोष्ठ में, ठीक है। फिर मध्यम कोष्ठ के बारे में, मध्यम कोष्ठ वाला व्यक्ति जो होता है इसकी गृहिणी में कफ दोष की प्रधानता होती है, कफ बहुत ज़्यादा होता है। वात पित्त कफ की साम्यावस्था में भी मध्यम कोष्ठ होता है, ये तो ये बोलने की वात पित्त कफ की जो साम्यावस्था होती है तो वो भी मध्यम कोष्ठ कहलाती है। अच्छे स्नेहपान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन तथा क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है, ठीक है। अच्छे स्नेह का पान का मतलब है सिर्फ हम स्नेह पान दे रहे हैं, उसमें हमें कोई भी मेडिसिन नहीं मिलाई है। जैसे त्रिफला घृत में त्रिफला होता है, ठीक है, पंचतिक्त घृत में पंचतिक्त होते हैं। अच्छे स्नेह पान का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्नेह है, नॉर्मली स्नेह है जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया, करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में, तो अच्छे स्नेह पान करने से 3 दिन में जो मृदु कोष्ठी है उसका 3 दिन में स्नेहन हो जाता है, ठीक है। पर जो क्रूर कोष्ठी है उसका 7 दिन में होता है, उसको टाइम लेना, मतलब 7 दिन लगते हैं। जो उसका गृहिणी है या जो उसका कोष्ठ है उसको स्निग्ध होने में 7 दिन लगते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी का मतलब है कि इससे नर्वस या मैकेनिकल या मैकेनिकल तो नहीं पर नर्वस और केमिकली जो होते हैं रेस्पिरेशन को
रेगुलेट करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रेस्पिरेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। मोशन एक्सरसाइज, इसमें भी ये बोल रहे हैं कि इमोशंस के साथ जो आपका रेस्पिरेटरी रेट होता है ना वो बढ़ और कम घट जाता है। और एक्सरसाइज के टाइम पे भी जो रेस्पायरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। द रेट एंड द फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन बट रेस्ट एंड स्लीप डिक्रीजेज, ठीक है। इमोशन और एक्सरसाइज के टाइम पे तो ये बता रहे हैं कि इंक्रीज़ हो जाता है रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, पर जब हम सो जाते हैं तो उस टाइम पर ये डिक्रीज़ हो जाता है कि दिस अल्टर्ड पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन बाउट टू नॉर्मल बाय फॉलोइंग टू मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जो बताया आपको 2 मैकेनिज्म से ये जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है ये अल्टर्ड होता है, चेंज होता है, ठीक है। एक तो नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म से और एक केमिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। ये बुक आप लोग ख़रीद सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तो आप लेक्चर सुन के इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नर्वस मैकेनिज्म में बता रहे हैं दिस मैकेनिज्म इंक्लूड रेस्पिरेटरी सेंटर, एफरेंट एंड इफरेंट नर्व, ठीक है। जो नर्वस मैकेनिज्म है इसमें 3 चीज़ें आती रही है, रेस्पिरेटरी सेंटर, एफरेंट और इफरेंट नर्व आती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर में भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं आपके रेट को, रिदम को, फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को, RRF, ठीक है। RRR मूवी तो आपने देखी होगी, तो RRF करके आप इसे याद करना है, ठीक है। रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन पे डिपेंड, ये हर सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये भी आपके दो टाइप का बता रखा है यहाँ पे, जो रेस्पिरेटरी सेंटर, 2 सेंटर से जो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक है मेडुलरी सेंटर, एक है पोंटाइन सेंटर, ठीक है। मेडुलरी सेंटर को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। मेडुलरी सेंटर में ही आते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। फिर है पोंटाइन सेंटर, इसमें है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। फिर और है एप्नियोस्टिक सेंटर, ठीक है। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं, ये सिचुएटेड होता है आपके न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में, ठीक है। इसका एक निमोनिक लिख सकते हो आप, DIT, ठीक है। DIT इसका आप लिखना एक निमोनिक, ये बताएंगे बाद में कि क्यों लिखवाया है, ठीक है। DIT एक कॉलेज है हमारे घर के पास में, तो इस वजह से ये निमोनिक हमने लिखा है। तो DIT का मतलब है डॉर्सल D से है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। I से है ये ना इनिशिएट करती है इंस्पायरेशन को, ठीक है। जो भी हम इंस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसको ये कंट्रोल कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। T का मतलब है ये ट्रैक्टस सोलिटेरियस मसल्स में सिचुएटेड है, ठीक है। ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस में सिचुएटेड होती है, ठीक है। इसलिए इसका निमोनिक है DIT, ठीक है। दे आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑल्सो नोन एज इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। फिर आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है ये स्टिमुलेट करता है एक्सपिरेशन को, ठीक है। इंस्पिरेशन को डॉर्सल और एक्सपिरेशन को वेंट्रल। तो ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है इसको एक्सपायरेटरी सेंटर भी इसे कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर और लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है। और ये जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस है ये अपर पार्ट में था, ठीक है। एंटीरियर और लेटरल में है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होता है ना यूजुअली इनएक्टिव होता है जब क्वाइट ब्रीदिंग, जैसे हम नॉर्मली बैठे हुए हैं और हम सांस ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे ये एक्टिव नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बट जैसे ही हम फोर्स ब्रीदिंग करते हैं, मतलब दौड़ते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है, रेट, रिदम ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है फोर्स ब्रीदिंग के टाइम पे। और ये बताने कि ये स्टिमुलेट करते हैं इंस्पिरेटरी को भी और एक्सपायरेटरी मसल्स को भी, ठीक है। फिर इसी में आता है नेक्स्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, ये सिचुएटेड है आपके डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ द अपर पॉन्स में, ठीक है। पॉन्स के डॉर्सोलेटरल पार्ट में ये सिचुएटेड है। दे कंट्रोल मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर थ्रू एप्नियोस्टिक सेंटर। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, ये एप्नियोस्टिक सेंटर से ही कंट्रोल करती है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को, ठीक है। मतलब मान लो कि एप्नियोस्टिक सेंटर के अंडर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम कर रही है, ठीक है। जैसे एक कंपनी, जैसे कॉलेज के अंदर बच्चे रहते हैं ना, तो उनको काम दिया जाता है तो वो काम करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तो उस तरीके से ये
कि जो एपन्यूस्टिक सेंटर इसके अंडर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम कर रहे हैं, ठीक है। एपन्यूस्टिक सेंटर सो दैट डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन आर इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ इट्स इंस्पिरेशन स्टॉप एंड एक्सपिरेशन स्टार्ट, ठीक है। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन अभी देखे हमने, ठीक है, DIT करके जो इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स फिर इसकी वजह से क्या होता है, इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आप लोग बार बार ये लेक्चर को सुनोगे तो आप इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे इंस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा था DIT से, ठीक है। डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो हो रहे थे वो इंस्पिरेशन को स्टार्ट कर रहे थे, पर ये जो एपन्यूटिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना ये इनहिबिट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन को रोक रहे हैं और एक्सपिरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस सेंटर इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सेंटर जो होता है ना ये इंक्रीज करती है रेस्पिरेटरी रेट को बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देती है। फिर एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में आता है, इट इज़ सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पॉन्स, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पॉन्स में। दिस इंक्रीज द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। ये इंस्पिरेशन की डेप्थ को इंक्रीज करता है, मतलब लंबी गहरी सांस लेते हैं ना, बहुत गहरी सांस, कभी कभी हमें यॉर्निंग आ रही होती है क्लास के बीच में तो हम गहरी सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये एपन्यूस्टिक सेंटर डीप इंस्पिरेशन पे काम करता है, एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और ये बता रहे हैं कि डायरेक्टली डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पे काम कर रहा है, ठीक है। वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर एंड स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ द लंग टू रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 3 नर्व्स जो है यहाँ 2 नर्व्स जो है यहाँ पे काम कर रही है स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ द लंग्स के लिए, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स में है, ठीक है। वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कैरी इम्पल्स, ये कैरी कर रही है इम्पल्स कहाँ से, कीमोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर, स्ट्रेस रिसेप्टर से, CBS, ठीक है, या SBC जो भी आप याद करना चाहो, ऑफ द लंग्स टू रेस्पिरेटरी सेंटर। नॉर्मली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इनहिबिट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि यूजुअली क्या होता है इंस्पिरेशन के टाइम पे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करी, इनहिबिट करती है एक्सपिरेटरी न्यूरॉन ऑफ वेंट्रल ग्रुप को, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या करेगी, एक्सपिरेशन को रोकेगी, ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इनहिबिट एक्सपिरेटरी न्यूरॉन ऑफ द वेंट्रल ग्रुप एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द एक्सपिरेटरी, जब इंस्पिरेशन होता है तो वो एक्सपिरेशन को रोक के रखती है, ठीक है। जब एक्सपिरेशन होता है तो वो इंस्पिरेशन को रोक के रखती है। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर रेगुलेट द रेस्पिरेटरी मूवमेंट बाय रिसीविंग इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इन द बॉडी। रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है ना ये रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट को, ये इम्पल्स बेस्ड है वेरियस सोर्स इन द बॉडी, ये इम्पल्स फ्रॉम द हायर सेंटर। अब बता रहे हैं कि इम्पल्स हायर सेंटर से जाते हैं। दे अल्टर रेस्पिरेटरी रेट बाय सेंडिंग इम्पल्सेस डायरेक्ट टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये दे अल्टर रेस्पिरेटरी रेट, ये चेंज कर देते हैं रेस्पिरेटरी रेट को बाय सेंडिंग इम्पल्स डायरेक्ट टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। डायरेक्ट ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पे इम्पल्स छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है या चेंज उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। इम्पल्स फ्रॉम द स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ द लंग, ठीक है। यहाँ पे हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले बता रहे हैं इनहिबिशन, ठीक है। इनहिबिशन से क्या, इंस्पिरेशन से टाइडल वॉल्यूम जो होता है मोर देन 1000 ml हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है स्ट्रेचिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग स्ट्रेच करती है और ये लंग स्ट्रेच करके स्टिमुलेट करती है स्ट्रेस रिसेप्टर को इन ईयर पैसेज, ठीक है। जो भी ईयर पैसेज है वहाँ पे स्ट्रेस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और ये स्टिमुलेशन से क्या होता है वेगस एफरेंट में इम्पल्स जाता है, इम्पल्स थ्रू वेगल एफरेंट, इनहिबिशन ऑफ द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, फिर है इनहिबिशन। यहाँ पे बता रहे हैं इम्पल्स फ्रॉम द जे रिसेप्टर ऑफ द लंग, स्टिमुलेशन ऑफ द जे रिसेप्टर कॉजेज एपनिया, ठीक है। एपनिया का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ जे रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ पे एपनिया वाली कंडीशन हो जाती है फॉलोड बाय हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। सांस एकदम बंद हो जाती है और उसके बाद सांस चढ़ती है, मतलब फटाफट सांस लेता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है मतलब जो आपकी पल्स रेट है वो कम हो जाती है, हाइपोटेंशन, और जो पेशेंट है वो हाइपोटेंशन में चले जाता है। इट कॉजेज हाइपर वेंटिलेशन द पेशेंट अफेक्टेड बाय द पल्मोनरी कंजेशन एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर,
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी पल्मोनरी कंजेशन का पेशेंट होगा या लेफ्ट हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा उसमें ये हाइपर वेंटिलेशन कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इसी में बता रखे इम्पल्स फ्रॉम द इरिटेंट रिसेप्टर। ठीक है, इरिटेंट रिसेप्टर से भी इम्पल्स आ रहे हैं। दीज रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड बाय इरिटेंट केमिकल। ठीक है, जैसे अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये इरिटेटिंग केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे कभी खांसी होती है ना, जैसे मान लो कहीं जहरीला धुआं भी नहीं, नॉर्मल धुआं अगर किसी रूम में छोड़ दिया जाए तो अमोनिया और SO2 सा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हम इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, इनहेल करने से क्या होता है, खांसी कफ का रिफ्लेक्स आता है और हाइपर वेंटिलेशन में हम जाते हैं। ठीक है, फटाफट खांसते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही। ठीक है, ब्रोंकोस्पैज्म, तो ये वाली कंडीशन वहाँ पे होती है, इरिटेंट रिसेप्टर की वजह से हो रही है। इम्पल्स फ्रॉम द बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर के बारे में बता रहे हैं। बैरो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन कैरोटिड साइनस। ठीक है, कैरोटिड साइनस में बैरो रिसेप्टर होते हैं, एवोर्टा में होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये स्टिमुलेट कैसे होते हैं, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं तो उस टाइम पे ये स्टिमुलेट होते हैं। ऑन स्टिमुलेशन दे सेंड इनहिबिटरी इम्पल्स टू मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड इनहिबिट रेस्पायरेशन। ठीक है, इसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टिमुलेशन होता है ये इनहिबिटरी इम्पल्स भेजते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा में, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन इनहिबिट होता है। ठीक है, फिर इम्पल्स फ्रॉम प्रोपियो रिसेप्टर। प्रोपियो रिसेप्टर में बोल रहे हैं दीज आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे पोजिशन हम बॉडी की पोजिशन चेंज करते हैं उसकी वजह से भी वेंटिलेशन होता है। ठीक है, इन एक्सरसाइज दे कॉल दिस हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे हाइपर वेंटिलेशन होता है। ठीक है, हम बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने यही पढ़ा ना, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज करते वक्त हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है इंक्रीज हो रहा है। इम्पल्स फ्रॉम द थर्मो रिसेप्टर में बता रहे हैं व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू कोल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर आर स्टिमुलेटेड कॉजिंग हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, जब भी जो बॉडी होती है वो कोल्ड के एक्सपोजर में आती है तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये हाइपर वेंटिलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट फटाफट सांस लेता है। फिर एक केमिकल मैकेनिज्म बता रहे हैं यहाँ पे। कीमो रिसेप्टर आर द नर्व एंडिंग विच गिव रिस्पॉन्स टू केमिकल चेंजेस इन द ब्लड। ठीक है, ये कुछ कीमो रिसेप्टर है जो कि नर्व एंडिंग पे प्रेजेंट है, क्योंकि केमिकल चेंज इन द बॉडी ब्लड। ठीक है, ब्लड में केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। दे आर स्टिमुलेटेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। ये फॉलोइंग फैक्टर से स्टिमुलेट होते हैं। हाइपोक्सिया। ठीक है, पार्शियल हाइपोक्सिया की कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। हाइपर कैप्निया में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बता रहे हैं इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ जाने से भी इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कीमोरिसेप्टर, यहाँ पे कीमोरिसेप्टर की बात करें, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, सेंट्रली में बता रहे हैं दे आर प्रेजेंट इन द डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला। ठीक है, डीपर पार्ट ऑफ मेडुला में है, क्लोज टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन में। दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन ब्रेन। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं बाय इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन द ब्रेन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो होती है इंक्रीज होती है। ठीक है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में बता रहे हैं दे आर प्रेजेंट इन एओर्टिक एंड कैरोटिड रीजन। ठीक है, एओर्टा और कैरोटिड रीजन में ये प्रेजेंट है। अभी हमने देखा बैरोरिसेप्टर भी कैरोटिड और एओर्टा में प्रेजेंट है। ठीक है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट है और ये स्टिमुलेट करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ PO2। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कम करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, डिक्रीज वेंटिलेशन, यहाँ पे एक चार्ट सा बताया गया है, इसको हम समझेंगे। डिक्रीज PO2। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर ये ब्लड में डिक्रीज होता है इससे क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। इसकी वजह से जो कीमोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, इनके स्टिमुलेट होने से क्या होता है, एफरेंट इम्पल्स वाई हेयरिंग नर्व एंड एओर्टिक नर्व। ठीक है, एफरेंट इम्पल्स जाता है हेयरिंग नर्व से और एओर्टिक नर्व से, कहाँ जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये हमने देखा था कि ये इंस्पायरेशन कराते हैं। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, फिर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ने एफरेंट इम्पल्स भेजे तो रेस्पिरेटरी मसल्स, और जिससे कि वेंटिलेशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो ये भी आपके जाके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को
स्टिमुलेट कर रहे हैं, और फिर दोबारा जाके ये एफरेंट इम्पल्स और हियरिंग नर्व, एओर्टिक नर्व को स्टिमुलेट करके, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके इंस्पायरेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं इंक्रीज PCO2, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अगर ब्लड में इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से तो ये सबसे पहले ही बता रहे हैं कि डिफ्यूज़न होता है CO2 का इनटू द CSF। ठीक है, CO2 जो होता है CSF के साथ मिल जाती है, फिर ये हाइड्रोजन आयन बनाती है, फिर हाइड्रोजन आयन क्या ये आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अभी हमने देखा था सेंट्रल ऊपर टाइप ऑफ कीमोरिसेप्टर में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को ये इंक्रीज करता है। फिर सेम वही है, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को ये स्टिमुलेट करेगा, एफरेंट इम्पल्स को ये एफरेंट इम्पल्स जो रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करेगी, फिर उसके बाद जो पेशेंट है वो फटाफट सांस लेने लगेगा। ठीक है, इंस्पायरेशन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हेरिंग नर्व के बारे में बता रखा है, ये ब्रांच है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कि कैरोटिड साइनस में जाती है। कैरोटिड साइनस के बारे में बता रखा है, डायलेटेड पार्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी की एक बाइफर्केशन होता है। दिस इज सेंसिटिव टू चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव होती है और जैसे प्रेशर में चेंज होता है बॉडी में तो ये एकदम से सेंसिटाइज हो जाती है। कैरोटिड बॉडी के बारे में बता रहे हैं, दिस इज ए क्लस्टर ऑफ कीमोरिसेप्टर एट जंक्शन ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 22, इम्पॉर्टेंट है ये भी। रसेंद्रिया का सचित्र वर्णन करते हुए रसन प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट का वर्णन करने के लिए यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियों में से एक रसेंद्रिय है जो कि स्वाद, ठीक है, जो कि स्वाद संबंधित विशिष्ट कार्य का संपादन रसेंद्रियों के द्वारा करती है। इसमें जल महाभूत का गुण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रस और रसेंद्रिय में जल महाभूत की प्रधानता होती है। जीवा का प्रमुख कार्य रस या स्वाद का ग्रहण करना बताया गया। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न के अकॉर्डिंग टंग को डिफाइन कर रहे हैं। सेंस ऑर्गन फॉर द टेस्ट और गस्टेटरी सेंसेशन आर द टेस्ट बड। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन ऑफ द टेस्ट माना गया है। गस्टेटरी सेंसेशन भी इसको कहते हैं ऑफ द टेस्ट बड। ठीक है, इन एडल्ट अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, 10,000 से भी ज़्यादा एडल्ट में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। द नंबर इज मोर इन चिल्ड्रन, और ये नंबर जो होता है ना बच्चों में कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, दीज आर ओवॉइड बॉडीज़, इनको ओवॉइड बॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इनमें इनकी डायमीटर बता रखी है विद द डायमीटर 50 to 70 माइक्रोन। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द पेपिला ऑफ द टंग। ठीक है, इसमें पहले इसमें डायमीटर बता रखा है 50 to 70 माइक्रोन। ठीक है, फिर जो टेस्ट बर्ड बता रखे ये पेपिला ऑफ द टंग में होते हैं, एकदम बीच में। ठीक है, द टेस्ट बर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द म्यूकोसा। ठीक है, जो इसमें ये बताने की जो टेस्ट बर्ड होते हैं ना, ये आपकी म्यूकोसा ऑफ एपिग्लॉटिस में भी प्रेजेंट होते हैं, पैलेट में, फेरिंग्स में, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पेपिला बता रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पेपिला है फिलीफॉर्म पेपिला, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें। ठीक है, टाइप ऑफ पेपिला जो है फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवेलेट पेपिला। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिला जो होता है ना ये शुरुआत में ही होता है, लिप के जस्ट बीच में। ठीक है, कॉनिकल शेप का होता है, सिचुएटेड ओवर द डॉर्सम ऑफ द टंग। ठीक है, टंग के डॉर्सम पार्ट पे ये रहता है, कंटेन लेस नंबर ऑफ द टेस्ट बड, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ टेस्ट बड होता है। फिर आता है फंगीफॉर्म पेपिला। ठीक है, फंगीफॉर्म पेपिला जो होता है राउंड शेप में होता है, ये प्रेजेंट ओवर एंटीरियर सर्फेस ऑफ द टंग। ठीक है, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब टंग के टिप में ही प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ द टेस्ट बड्स ईच आर मॉडरेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्ट बड्स हैं वो मॉडरेट होते हैं। सर्कमवेलेट पेपिला के बारे में बता रहे हैं, रिप्रेजेंट ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड आर मैनी इन नंबर्स। ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिला जो होते हैं ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में होते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बड पे बात है, स्ट्रक्चर। ठीक है, टेस्ट बड का स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, किस टाइप का ये होता है। टेस्ट बड इज बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर, सॉरी। ठीक है, टेस्ट बड के बारे में बता रहे हैं। टेस्ट बड जो होता है ये बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर होता है। ठीक है, काफ़ी सारे टेस्ट रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं। गस्टेटरी सेल्स इनको कहते हैं, विद सपोर्टिंग सेल
embedded in the epithelium covering of the papilla. Each taste bud contain about 40 cells which are modified epithelial cell. देखिए ईच टेस्ट बड जो होता है इसमें 40 सेल्स प्रेजेंट होता है एक टेस्ट बड के अंदर, ठीक है। ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल होते हैं। सेल्स ऑफ ईच टेस्ट बड आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है। जो टेस्ट बड है ये 4 उसमें डिवाइडेड होते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, टाइप 1 और सबस्टैंकुलर सेल सपोर्टिंग सेल ये होते हैं। टाइप 2 सेल, टाइप 3 सेल जो है टेस्ट रिसेप्टर सेल है। टाइप 4 सेल है, इसलिए बेसल सेल है। टाइप 1 to 3, ठीक है, 3 टाइप के जो सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेल हैव द प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी सेल जो है इनमें प्रोजेक्शन होते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट इनटू ओपनिंग इन द एपिथेलियम कवरिंग। माइक्रोविलाई के बारे में बता रहे हैं, ये एक तरीके की ओपनिंग होती है एपिथेलियम कवरिंग की, ठीक है, टंग में। ओपनिंग इज कॉल्ड द टेस्ट पोर, जहाँ पे जो भी ये ओपनिंग होती है इसको टेस्ट पोर कहते हैं। नेक ऑफ ईच सेल इज अटैच टू नेक ऑफ अदर्स, ठीक है। ये सेल ना एक दूसरे से मिली हुई होती है। ऑल द टेस्ट बर्ड्स आर सराउंडेड बाई एपिथेलियल सेल, ठीक है। जो टेस्ट बर्ड है ये सराउंडेड एपिथेलियल सेल से कवर होती है। द सेल्स ऑफ टेस्ट बर्ड अंडरगो कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ ग्रोथ, एपोस्टोसिस एंड रीजनरेशन। इसमें बता रहे हैं जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना ये हर वक्त कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ ग्रोथ में रहते हैं, हर वक्त चेंज होते रहते हैं। एपोप्टोसिस इसमें होता रहता है और रीजनरेशन इसमें होता रहता है। देखिए पाथवे फॉर टेस्ट, अब पाथवे बता रहे हैं टेस्ट का। टू टेस्ट एनीथिंग इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कि अगर हमें कुछ भी चीज़ को टेस्ट करना होगा ना तो उसे हमें लिक्विड बनाना होगा। फॉर्म सो दैट इट कैन एंटर इन द टेस्ट पोर, ठीक है। लिक्विड जो होता है ये टेस्ट पोर में चले जाता है, ठीक है। टेस्ट पोर में जाते हैं तभी जाके हमें अच्छा सा फील होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कुछ जूस वगैरह पीते हो तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है, ठीक है। टेस्ट हेयर्स प्रेजेंट इन दीज पोर कन्वे इम्पल्स टू द टेस्ट टू ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ टेस्ट हेयर्स, जहाँ पे टेस्ट पोर्स है वहाँ पे टेस्ट हेयर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें टेस्ट हेयर्स प्रेजेंट इन दीज पोर कन्वे इम्पल्स, ठीक है। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये इम्पल्स कन्वे करते हैं ब्रेन तक। टेस्ट पोर्स आर लाइक डिप्रेशन ऑन द टंग सरफेस, ठीक है। टेस्ट पोर्स ना आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो ये खड्डे खड्डे जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर फॉर द टेस्ट सेंसेशन आर टाइप ऑफ थर्ड ऑफ द टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने देखा, ये तो माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन टाइप होते हैं। थर्ड वाला जो टेस्ट वर्ड होता है ये एक रिसेप्टर टेस्ट होता है, ठीक है। रिसेप्टर होता है टेस्ट सेंसेशन का। ईच टेस्ट बर्ड इज इनर्वेटेड बाई अबाउट 50 सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है। तो ये बताने कि जो एक टेस्ट बर्ड है ना वो 50 सेंसरी नर्व फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 50 सेंसरी नर्व फाइबर उसमें इनर्वेट कर रही है। एंड ईच नर्व फाइबर सप्लाइड एटलीस्ट 5 टेस्ट बर्ड थ्रू इट्स टर्मिनल, ठीक है। और ईच नर्व फाइबर जो भी एक नर्व फाइबर होती है ना वो 5 टेस्ट बर्ड को, मतलब उसमें हमें 5 टेस्ट आ सकते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है डेंड्राइट ऑफ दीज न्यूरॉन आर डिस्टर्ब टू द टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है यहाँ पे डेंड्राइट्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं टेस्ट बर्ड्स के साथ। दिस फाइबर अराइजेस फ्रॉम द टेस्ट बर्ड एंड रन अलोंग द फॉलोइंग नर्व, ठीक है। ये जो फाइबर्स है ये टेस्ट बर्ड के साथ वो करते हैं, रहते हैं। कॉर्डा टिम्पेनी फाइबर ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। कुछ नर्व्स के बारे में अब ये बता रहे हैं आपको। दीज फाइबर्स रन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है। कॉर्डा टिम्पेनी फाइबर्स होता है ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग पे रहता है। फिर यह ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फाइबर्स जो है ये 1/3 पार्ट ऑफ द टंग पे रहता है, ठीक है। वेगल फाइबर्स जो होते हैं दिस फाइबर रन्स फ्रॉम द टेस्ट बर्ड इनटू अदर रीजन, ठीक है। ये फाइबर एक टेस्ट बर्ड से दूसरे रीजन तक रहते हैं। फिर है एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रन टुगेदर इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना इसका एक्सॉन जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ ही रहता है। एंड टर्मिनेट इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरिस, ठीक है। और वहाँ पे ट्रैक्टस सोलिटेरिस में जाके टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। फिर है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं। दिस न्यूरॉन ऑरिजिनेट फ्रॉम ट्रैक्टस सोलिटेरिस, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये ऑरिजिनेट हो रहा है ट्रैक्टस सोलिटेरिस से।
रन थ्रू मीडियल लेमेनिस्कस एंड टर्मिनेट इन पोस्टीरियर वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं। डेंड्राइट्स ऑफ दीज न्यूरॉन ओरिजिनेट फ्रॉम पोस्टोवेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है इसके डेंड्राइट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? पोस्ट वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस से एंड प्रोजेक्ट इनटू द पैराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाके एंड प्रोजेक्ट वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट हो जाए, प्रोजेक्ट इनटू द पैराइटल, और पैराइटल लोब में जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, टेस्ट सेंटर के बारे में बता रहे हैं अब ये। टेस्ट सेंटर इट इज सिचुएटेड इन द ओपर्कुलर इंसुलर कॉर्टेक्स। ठीक है, ये ब्रेन का ही कोई पार्ट है जहाँ पे ये सिचुएटेड है टेस्ट सेंटर। इन द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस विच रिसीव्ड क्यूटेनियस सेंसेशन फ्रॉम द फेस। कुछ गस्टेटरी पाथवे बता रखे हैं राइट और लेफ्ट ब्रेन में। प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स आपको दिखा रहे हैं, थैलेमस भी दिखा रहे हैं, गैंग्लियन है, वेगस नर्व है, ग्लोसफेरेंजियल नर्व है, फेशियल नर्व है, न्यूक्लियस ऑफ द सोलिटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट के सेंसेशन बता रखे हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर। ठीक है, बस यहाँ पे 4 टाइप के बता रखे हैं, पर हम अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 6 टाइप के रस बता रखे हैं, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, ऑल द एरिया ऑफ टंग गिव रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ टेस्ट। तो ये बोलें कि जो टंग का कोई भी एरिया है ना, वो सब मतलब सारे एरिया जो हैं वो कोई ना कोई अलग अलग टाइप के टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली इन द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत कम भी है तब भी आपको कोई ना कोई टेस्ट आएगा। ठीक है, ईच टेस्ट बट गिव रिस्पॉन्स टू वन प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस। ठीक है, जो एक वो है टेस्ट के प्राइमरी बर्ड्स हैं, ये रिस्पॉन्स टू वन प्राइमरी टेस्ट स्टिमुलस। ठीक है, ये एक स्टिमुलस पे स्टिमुलेट होते हैं। अब यहाँ पे आयुर्वेद का बता रखे रस बोधनात् बोधन को रसस्थाई। ठीक है, यहाँ से आगे हम करेंगे कल। थैंक यू फॉर दिस क्लास।